और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि युवाओं को किस तरह से हम उन सारे कार्यों की तरफ जोड़ें जिनके प्रति हम यहाँ 2 दिनों से चिंता जाहिर कर रहे हैं। मैं अगले सत्र के लिए हमारे अतिथियों को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। ये सत्र अंत में क्यों रखा गया वो इसके शीर्षक से भी हमें स्पष्ट होता है। दरअसल यहाँ 2 दिनों में कई तरह के विचार प्रस्तुत हुए हैं, कई पहल हैं और तमाम तरह के घटाटोप के बीच में जब लगता है कि संकट एकदम घिर आया है काले बादलों की तरफ, ऐसे में उजास की कुछ रोशनियाँ यहाँ पे दिखाई देती हैं एकल प्रयास के रूप में। हर जगह मतलब 4 राज्यों के लोग हमारे बीच में हमारी पहल के साथ मौजूद है, लेकिन कई सारी कहानियाँ हैं जो बताती हैं कि एकल स्तर पर, छोटे स्तर पर, जिसको हम कह सकते हैं वो होने पर बड़ा है लेकिन दिखने में छोटा स्तर है, वहाँ से लेकर एक बड़ा फलक हमको दिखाई देता है जो सब तरफ फैला हुआ है। तो बात यही होती है कि क्या ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर कोई एक बड़ा परिणाम बन सकते हैं, और इस क्या का जवाब अगर हम देखने जाते हैं तो रास्ता कहाँ से निकलेगा। हमारे वक्ताओं ने बार बार ये कहा है कि रास्ता समन्वय के साथ में निकलेगा, रास्ता मिलकर चलने से निकलेगा, रास्ता नीतिगत बदलाव से निकलेगा। आप सभी जो हमारे आज मंचासीन अतिथि हैं वे नीतियों को तय करने वाले लोग हैं, नीतियों को बनाने वाले, नीतियों की दिशा तय करने वाले, और फिर यह भी देखने वाले कि जो नीतियां बनी हैं क्या वाकई वे मैदान में वाकई में वे फलीभूत हो रही हैं, नहीं हो रही है, क्या उनका असर हो रहा है। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो रेखांकन करने योग्य बात है, वो बात है कि ये उतने ही संवेदनशील हैं। अगर ये नीति निर्धारण की भूमिका में नहीं हो तो ये ऐसा ही लगेगा कि ये कोई सामाजिक कार्यकर्ता है जो उन मुद्दों की पहल को बड़े पैमाने पर फैलाना चाहते हैं। शिप्रा माथुर जी का परिचय ये है कि वे पत्रकार हैं, संचार विशेषज्ञ हैं, मीडिया आज अलग अलग परिचय के साथ में, अलग अलग विशेषण के साथ में पहचाना जाता है, लेकिन विकास का जो मीडिया है, जो विकास परक बात करता है, वो शिप्रा जी जैसे व्यक्तियों के साथ पहचाना जाता है। वे सामाजिक मुद्दों को लेकर गहन समझ रखती हैं, और आज जब वे बात करेंगी तो हमारा जो विषय है कि कैसे नीतिगत रूप से हम रास्ता खोज सकते हैं अपनी समस्याओं का, वो उस पर जरूर प्रकाश डालेंगी। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपनी बात करें नीतियों के मायने में। और जब ये आप अभी पूर्व वक्ताओं को जब मैं सुन रही थी तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों की रेलेवेंस जितनी कम होती जाए उतना बेहतर है, क्योंकि जो क्रांति घटित होती हुई दिख रही है और सुनाई दे रही है वो इतनी बड़ी क्रांति है जो ज़मीन पर हो रही है। बात इतनी सी है कि वो जो ज़मीन की क्रांति है वो नीतियों में परिलक्षित हो रही है कि नहीं हो रही है, और वो जो परिलक्षित हो रही है वो फिर धरातल पर उतर रही है कि नहीं। तो ये पूरा जो चक्र है, और पोषण के मायने में जब हम देखते हैं तो इतनी सी बात मुझे समझ में आती है, या खेती, खान पान और खुरदुरापन, मुझे लगता है ये तीनों हमारे भारत की धुरी है या किसी भी देश की धुरी है कि हमने हमारा जो खुरदुरापन है, चाहे जीवन का हो, खान पान का हो, वो हमेशा पोषक रहा है। और खेती किसानी और खान पान, इसके रिश्ते को अगर हम देखेंगे, आज भी मेरा भी घर गांव की तरफ है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी आज जो खान पान है वो जिसे आप देसी या मोटा अनाज कहते हैं, और मोटा अनाज क्या, वो उनके खान पान का रूटीन का हिस्सा है। लेकिन बात जब नीतियों के मायने में करते हैं तो ये जो धुरी है हमारी, ऐसा लगता है कि शहर तक आते आते वो बिगड़ती गई। और अब ये जो खलबली जो हमें सुनाई देती है मंच पर, जो प्रमिला जी के माध्यम से सुना या और लोगों के माध्यम से सुना, तो ऐसा लगता है कि शहर होना चाहते हैं गांव की एस्पिरेशन थी कि हम शहर जैसे बने, लेकिन अब शहर चाहते हैं कि हम गांव जैसे बन जाए। और उस गांव बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसके केंद्र में मुझे लगता है वो है कि हमने पूरा जो डिस्कोर्स पिछले सालों में चेंज हुआ कि फूड सिक्योरिटी से हम शिफ्ट हो गए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ। और हमने एक दौर में, और बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए जब हमने नेशनल मिशन शुरू किया ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, और अब हम शिफ्ट हो गए, अब पूरा डिस्कोर्स शिफ्ट हो गया है नेचुरल फार्मिंग को लेकर। तो ये जो शिफ्ट है, ये बहुत, जो प्रमिला कह रही कि हम जल्दी जल्दी चाहते हैं, तो मुझे लगता है नीतियों के मायने में भी थोड़ी सी खलबली तो है, और ये एक पॉजिटिव साइन है इस मायने में। लेकिन जब हम देखते हैं कि नीतियों, अभी जो संवाद की जो प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं, दिक्कत वहाँ होती है कि जब हम नीति संगठनों के साथ में बैठते हैं, कुछ संगठनों के साथ में नियमित मेरा भी बैठना होता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ सिर्फ कमी इस बात की रहती है कि वो जो भाषा है हमारी, जो हमारी भाषा है, वो भाषा नीतियों तक पहुंचते पहुंचते या लीगल फ्रेमवर्क तक पहुंचते पहुंचते इतनी जटिल हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो माइंडसेट ये है कि किसी को समझ में ना आए। ये उसका आइडिया ये होना चाहिए कि वो कितना सरल तरीके से
समझ में भी आए, लिखी हुई भी जाए और जमीन तक भी पहुंचे। और वही मुझे लगता है कि वो जो भाषा की क्लिष्टता है और जो उसमें बहुत ज्यादा बौद्धिकता आ जाती है, वहां एक तो परेशानी शुरू हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जिस संवाद को लेकर हम इतने चिंतित हैं और आज हम बैठ के इन सब चीज़ों पर बात कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, समाज में भी हो रहा है, संगठनों में भी हो रहा है, सरकारों में भी हो रहा है, लेकिन वो संवाद जो है नीतियों में आपस में क्यों नहीं हो पा रहा है। एक नीति बनती है जैसे कोई वैक्यूम में काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है इस पूरी गवर्नेंस के सिस्टम की, इस पूरी शासन व्यवस्था की। सबसे बड़ा चैलेंज अगर ये है कि नीतियां बनती हैं लेकिन आपसी संवाद जो है वो उसमें या तो दूरी है या आपस में समन्वय की कमी है या कुछ भी मान लीजिए। अब इसको कुछ उदाहरणों से अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि पोषण की बात कर रहे हैं और खुरदुरे अनाज की बात कर रहे हैं, हमारे अपने खान पान की बात कर रहे हैं, जिसमें कि और प्रमिला जी को सुनते सुनते एक बात और मुझे उन्होंने कहा कि खेती जो है वो पूरा पूरा धैर्य का मामला है, धीरज का मामला है। जो भी चीज धीरज वाली होगी, धीमी होगी, मेहनत वाली होगी, वो पोषक ही होगी। चूल्हे पर खाना पकता है वो पोषण ही देगा हमेशा। पर नीतियों में जब हम झांक के देखते हैं तो एक उदाहरण मुझे अगर मैं कहूं कि वहां कहाँ समस्या आती है, समस्या वहां आती है कि जैसे एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि जब फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं कि कैसे हम ये तय करें कि ये खाना, क्योंकि शहरों में जो पैक्ड फूड मिल रहा है या दुकानों पर मिल रहा है या वेंडर्स के मिल रहा है, किसान मेले में मिल रहा है, वहाँ ये तय करना कैसे हम तय करेंगे कि कौन सा सेहत भरा खाना है और कौन सा सेहत भरा खाना नहीं है। तो इसके लिए जो FSSAI है जैसी बॉडीज़ हैं, जब ये रेगुलेशंस जब बनाती हैं, फ्रेमवर्क्स बनाती हैं कि कैसे हम फूड के स्टैंडर्ड हम तय करें कि वो सेहतमंद है कि नहीं है, सैचुरेटेड ओवर सैचुरेटेड फूड है क्या, या उसमें फैट, शुगर और सॉल्ट का जो कंपोनेंट है वो ज़रूरत से ज़्यादा है क्या। तो वहाँ पर अगर नीतियाँ जब बन रही हैं तो ये भी अगर हमको समझ में नहीं आता है कि कुछ एकेडमिक स्टडीज़ को अगर आप बेस बनाते हैं कि IIM अहमदाबाद में एक स्टडी होती है और उस स्टडी को आधार बनाकर आप ये कहते हैं कि हम एक स्टार रेटिंग तय करते हैं कि खाने के पैकेट्स पर या उनकी पैकिंग पर ये तय होगा कि उसको स्टार लिखा जाएगा कि भाई ये इतने स्टार का खाना है। तो नीति जब ये तय करती है कि आपने स्टार वाला खाना बनाया, लेकिन आप ये स्टडी नहीं करते हैं कि इस तरह के इंडिकेशन से क्या वो सेहत पर एक बड़ा बदलाव, जिसको कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ओबेसिटी वाला मामले को अगर हम ज्यादा चिंतित हैं तो हम हेल्थ टैक्स लगाने की भी बात करेंगे फूड प्रोडक्ट्स पर। तो फूड प्रोडक्ट्स पर जब हेल्थ टैक्स लगाएंगे तो पहले ये तो तय करेंगे कि कौन सा हेल्दी खाना है और कौन सा हेल्दी खाना नहीं है। तो जब वो आपने स्टार रेटिंग तय की, उससे कोई बदलाव, क्योंकि मैं ये तय नहीं कर पा रही हूं कि ये जो आपने स्टार रेटिंग दी है कि 2 की रेटिंग है और 3 की रेटिंग है, तो आप इसका पैमाना क्या है। उस पैमाने पर हम देखते हैं कि चिली जैसे देश ने एक अलग पैमाना तय किया और उसने क्लियरली, मतलब देखिए, समाज को परिष्कृत करना, उसकी सोच को परिष्कृत करना और उसको जागरूक करना, उसको चिंतन रखना, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो तय कर पाए कि आपके लिए क्या चीज ठीक है और क्या नहीं है। तो FSSAI ने जब ये तय किया तो वहां पर जब डिस्कोर्स हुआ, डिस्कशन जब हुआ, तो उसमें इंडस्ट्री के लोग चूंकि ज्यादा थे, संगठन के लोग कम थे, जिनका प्रतिनिधित्व जो जमीनी काम करने वाले लोग हैं उनका अगर प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इंडस्ट्री क्या कहती है कि एक घालमेल, एक एम्बिग्विटी होनी चाहिए, चीजों में बहुत स्पष्टता नहीं होनी चाहिए। तो चिली का उदाहरण है हमारे सामने कि जब उन्होंने फूड पैकेट्स पर क्लियरली लिखना शुरू किया कि हाई इन शुगर, हाई इन फैट, और वो आपके लिए सेहत के लिए खतरनाक पैमाना क्या है वो भी उन्होंने बताया। तो उससे उनके जो हेल्दी फूड का, जो अनहेल्दी फूड का, सैचुरेटेड फूड का कंजम्पशन था, वो करीब 50 से 57% कम हुआ। कितना ट्रांसफॉर्मेटिव बात है, इतनी सी बात है कि आप नीति में लाए, उस नीति को आपने फूड पैकेट पर या वहां पर लागू किया और लोगों को एजुकेट किया। लोगों ने ये समझा कि भाई हाई इन फैट है, मेरे लिए खतरनाक है, मैं नहीं खाऊंगा, एज सिंपल। तो आपने पूरा बिहेवियरल चेंज की जो आप बात करते हैं, बिहेवियरल चेंज, कम्युनिकेशन, वो आपने किया। लेकिन जो लॉबी है, जो हावी है, उसने क्या किया कि नहीं, वो हमें पसंद नहीं है, तो हम स्टार रेटिंग रखेंगे। यहां मिशन बने हुए हैं, नीतियां बनी हुई हैं, धरातल पर भी है, लेकिन कहां कमी है, हमारे इंटेंट में कमी है। इंसेक्टिसाइड को रोकने की, पेस्टिसाइड को रोकने की परिकल्पना आज की है नहीं।
68 में कानून बन चुका है। कुछ स्टेट्स ने लागू किया, कुछ स्टेट्स ने नहीं किया, पंजाब में है, हरियाणा में है। लेकिन क्या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम हो गया? तो हमने नीतियां तो बनाई, लेकिन जमीन पर उतरी क्या? फिर जब हम फोर्टिफाइड फूड की या इस तरह की बात करते हैं कि पोषण वाला फूड हम प्रोवाइड कराएंगे, तो हमारे मिड डे मील में आ जाता है फोर्टिफाइड फूड, लेकिन हमारे खान पान में कैसे आएगा, इसकी कोई परिकल्पना हमारे पास में है? हम किचन गार्डन बनाएंगे, मनरेगा में हुआ कि हम पोषण वाटिकाएं बनाएंगे, ये सब है, लेकिन फिर उसके असर की जो एनालिसिस है वो हमारे पास में आज मौजूद है क्या? तो हम आज उसी चीज से जूझ रहे हैं। और वो सबसे बड़ी जो खामी है, मुझे खुशी है इस बात की कि आपने ये विषय कम से कम चुना कि आप नीतियां भी तो आपस में बात करें। पेस्टोरल कम्युनिटी की बात हो रही थी, बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन था जब जिन्होंने दिया, और मुझे याद आया कि उस वक्त हम एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक बैठक आयोजित की, हम जयपुर में ही थे उस वक्त, और उन्होंने हम जैसे लोगों को भी बुलाया और कुछ टूरिज्म सेक्टर के लोगों को भी बुलाया इस बात पर बहस करने के लिए कि ये जो पेस्टोरल कम्युनिटी है इसको टूरिज्म से कैसे जोड़ा जाए। तो हमने उनको सीधा सीधा कहा कि हमसे मत पूछिए, ये आप जाके पेस्टोरल कम्युनिटी वालों से पूछिए कि वो टूरिज्म से जुड़ना भी चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं। आप ये टूरिज्म के सारे जो टूरिस्ट गाइड्स है उनके साथ बिठा के मिनिस्ट्री के लोग बात कर रहे हैं। हमने कहा गलत लोगों से बात कर रहे हैं, हम आ तो गए हैं लेकिन हम गलत लोग हैं, आपको हमसे बात नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ग्राउंड पे कुछ सर्वे तो हुआ है, लेकिन उस बात को देखते देखते 2 साल बीत गए, कहीं कोई कान में सुनाई नहीं देती है बात। यहां पर मैं इस बात को लेकर मीडिया को भी, क्योंकि मैं मीडिया से आती हूं, करीब 28 साल मीडिया के भीतर बिताए हैं, तो मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों की तो अपनी समझ इतनी सीमित है कि उनको लगता है कि नीतियों की या ये गंभीर बातें करना, धरातल की बात करना, लोगों की जमीनी बात करना, दिस इज नॉट सेलिएबल, ये बिकती नहीं है। और अभी सोशल मीडिया ने और दूसरा जो विकासात्मक पत्रकारिता है उसने पूरा ये धारणा चेंज कर दी है, बदल दी है। और महत्व जो है वो मुख्य धारा, जो तथाकथित हम कहते हैं बड़े बड़े अखबार अपने आप को मुख्य धारा, वो मुख्य धारा नहीं है। पहले तो ये मानना भी हमको खारिज करना पड़ेगा इस बात को कि हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं उनको, क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स, क्राइम इससे ही बिकता है उनका अखबार या उनका सारा सिस्टम। लेकिन जब तक नीतियों की बात, क्योंकि कॉमन लोगों तक बात पहुँचाना इतना आसान नहीं होता, उसको सरल भाषा में बात करनी पड़ती है। नीतियों में चलो कागजों में फिर भी कुछ तो ऐसी थोड़ी भारी भरकम चीज आएगी, लेकिन जब लोगों से बात करेंगे, क्योंकि लोगों की सेहत का सवाल है, न्यूट्रिशन इज अ मैटर ऑफ, मतलब हमारे पूरे फैब्रिक का हिस्सा है वो। ओबिसिटी का मैं आंकड़ा पढ़ रही थी कि हर 4 में से 1 जना जो है ओबिसिटी का शिकार है, हर 4 में से 1 जना डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है। तो आप देखिए हम कितने उस मुहाने पर बैठे हैं, सेहत के खात्मे के मुहाने पर बैठे हैं हम लोग, लेकिन चेताने वाला कोई नहीं है हमें कि आप चेत जाइए, क्योंकि सारे पूरा जो कल्चर है अब उससे जुड़ी बात, क्योंकि नीतियां केवल ये नहीं कि फूड की नीति आपने क्या बना। आप देखिए मेरे इलाके में भी मैं परसों गई और वहाँ पे एक बच्चा है, यंग बच्चा, उसने एक दुकान खोली, द मूंग कैफे, मूंग का कैफे, और उसने जितनी भी चीज़ें, मेरा इंटरेस्ट जागा तो मैं गई उसके पास में, कह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैम आजकल सब लोग हेल्दी फूड मांगते हैं, यंगस्टर्स खास तौर से, कि हेल्दी फूड चाहिए हमें। तो हमने मूंग के साथ में एक्सपेरिमेंट किया कि मूंग के हमने पिज़्ज़ा भी बनाया है और वो सब चीज़ें हमने बनाई हैं, तो बहुत ही बढ़िया। अब मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए क्या कोई नीति या हमारे पास में ये सिस्टम नहीं होना चाहिए कि हम उनको कम से कम जीएसटी में छूट दें? कैसे प्रमोट होंगे? वो कॉम्पीट किससे कर रहे हैं? वो उसी सस्ते घटिया फूड से कर रहे हैं जो कम कीमत में इजीली अवेलेबल है और मास लेवल पर अवेलेबल है। लेकिन हमारे पास में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हम ऐसे लोगों को जो इनोवेशन भी करना चाहते हैं, हेल्थ को भी ध्यान देना चाहते हैं, वो बेचारा घाटा सहते सहते अल्टीमेटली क्या करेगा? कोलैप्स करेगा, क्योंकि आपके पास पॉलिसीज नहीं है और पॉलिसीज आपस में बात नहीं करती हैं। रूरल टूरिज्म की आपने पॉलिसी बनाई हुई है कि रूरल टूरिज्म को प्रमोट करना है आपने। रूरल टूरिज्म की किसी भी पॉलिसी, मेरे एक दोस्त हैं जिनका रूरल टूरिज्म में उन्होंने अपना जो फार्म हाउस है, जो फार्म हाउस नहीं, हाँ, होम स्टे, रिसॉर्ट उन्होंने रजिस्टर कराया। तो उसमें मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कंडीशन है उसमें? तो उसने कहा कंडीशन बस इतनी है कि भाई रूरल हमारा जो पूरा इलाका है वहाँ पर भी हम रोजगार क्रिएट कर सके, इतना ही है। तो वहाँ पर क्या पोषण की बात, हमारे देसी खान पान की बात, उसका कोई मैंडेट नहीं होना चाहिए कि जब आप रूरल टूरिज्म में आप उसको रजिस्टर कर रहे हो तो क्यों नहीं न्यूट्रिशन को? तो ये जो इंटरलिंकेजेस हैं उसको एस्टैब्लिश करना, अब मैं ये सोच रही थी कि क्या इतना मुश्किल है? क्या इतना मुश्किल है? ऑर्गेनिक फार्मिंग के एक्रेडिशन के लिए आपने व्यवस्था बनाई हुई है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो फूड है और ऑर्गेनिक फार्म से जो फूड आ रहा है उसकी एक्रेडिशन की आपने कुछ प्रक्रिया बनाई हुई है, किसी को नहीं मालूम क्या प्रक्रिया है।
आप एक्रेडिशन करते हैं, आपने कुछ एक ग्रुप मैकेनिज्म ही बनाया हुआ है कि ग्रुप में बैठ के आप उसको एंडोर्स करें। लेकिन फिर भी एक कंज्यूमर के नाते मैं कैसे मानूं कि जो जिस पे आपने एक चिपकी लगा दी कि ये ऑर्गेनिक है, अब वो है कि नहीं है, ये मेरे पास क्या मैकेनिज्म है जानने का, बताइए कंज्यूमर के पास क्या मैकेनिज्म है। कंज्यूमर एक्ट्स हैं हमारे पास में, एफएसएसआई के लिए भी एडवर्टाइजिंग आप कैसे करेंगे, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, इसकी पूरा एक खाका जो है, ये पूरा फ्रेमवर्क बना, एफएसएसआई ने ये फ्रेमवर्क बनाया, इस फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाएगा कि कोई भी सेहत वाला या जो कोई भी फूड है वो गलत जानकारी लोगों को ना दे पाए और गलत विज्ञापन भी ना कर पाए। क्या रुके हैं क्या विज्ञापन उसके बाद भी? 2017, 2021, 2022 यानी कितनी गाइडलाइंस आ गई हैं। और ऑलरेडी हमारे पास मिसलीडिंग फूड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में ASCI जैसी बॉडी है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे पास में ऑलरेडी हैं। लेकिन जब तक हम आपस में संवाद नहीं करेंगे और इस खुरदुरेपन की कीमत हम खुद नहीं समझेंगे, और पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि केवल विशेषज्ञ जो हैं उन्हीं को जानकारी हो, जब तक लोगों के बीच में वो डायलॉग, मुझे याद है, मुझे मालूम है समय थोड़ा सा कम होगा, पर मैं इतनी सी बात कह के कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जब हुआ करता था तब हमारा इंटरेक्शन उनसे बहुत होता था, और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाले, क्योंकि मैं मीडिया में थी, तो वो अक्सर ये बात कहते थे कि जो काम आप कर रही हैं लोगों के बीच में जाकर जो संवाद है वो हमारा फोटे होना चाहिए, वो हमारा काम है असल में, पर हम नहीं कर पाते हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी खामी है कि ऊपर के जो लोग हैं उनका धरातल से कोई संपर्क नहीं है और धरातल की भाषा समझने वाले ऊपर के लोग नहीं हैं। ये कितना बड़ा गैप है। तो उस गैप को जब तक हम फिल नहीं करेंगे, सारी नीतियां हम हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हैं, दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेट करते हैं, मैं खुद पढ़ती हूँ, जब हम हिंदी भी पढ़ते तो हिंदी भी नहीं समझ में आती है। तो क्या आपका टारगेट ये है कि किसी को समझ में ना आ जाए, कि कहीं समझ ना ले लो, जानकार ना बन जाए लोग बात? तो मुझे ये लगता है कि नीतियों को, और ये जो इस बात का निचोड़ है वो मुझे लगता है कि आज के दौर में जहां हम खड़े हैं वहाँ बहुत आसान है। ये इंटरेक्शन जो है, ये जो संवाद है, नीतियों का संवाद कह रही हूँ, हमारा तो संवाद आसान है ही, लेकिन नीतियों के बीच में संवाद इतना आसान है अगर हम तकनीक का इस्तेमाल करें। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई मे बी 50 policies and you just have to make use of AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इतनी इंटेलिजेंस है कि आप अगर उसका इस्तेमाल करें और आप उसमें ये देखें कि इंटरसेक्टोरल क्या क्या एरियाज हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए, तो इतना ईजी है। दिस इज जस्ट ऑन वन क्लिक, इट इज अवेलेबल, प्रोवाइडेड दैट यू आर रेडी फॉर दैट। और उसमें फिर हम क्या क्या वर्टिकल्स में हमें कहाँ कहाँ पर पोषण को ही हम अगर हम आधार मान लें कि मिड डे मील में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, हमें एडोलेसेंट में ICDS में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हमें बुजुर्गों की जो सेहत है उसमें हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है पोषण का मामला, महिलाओं में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, बच्चों में कैसे इंट्रोड्यूस करना है, मातृत्व योजना जो हमारी मातृवंदन योजना है उसमें हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है। जूझ रहे, हम देखते हैं जमीन पे जूझते हुए संस्थाओं को भी देखते हैं, जूझ रही है सरकार को सिर्फ रिपोर्ट चाहिए, या आप रिपोर्ट में भर दो बस, और वो जूझ रहे हैं वहां पर कि हम कैसे करें उसको। तो उस जूझने को हम अगर आसान बना सकें, और वो क्लैरिटी कहाँ से आएगी कि जब हम आपस में नीतियों के बीच में आपस में संवाद होगा और उसकी कीमत हम लोग महसूस कर सकेंगे। ये जन जागरण हो रहा है, शहरों में भी हो रहा है कि सेहत को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा हमारे सर पर मंडरा है। अर्ली डेथ्स मैं रोज सुनती हूँ किसी परिवार में 30, 35, 40, 45, 50 के लोग, कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं, और डेथ्स हो रही हैं। तो कोई ना कोई तो वजह है, और उसका सीधा लिंकेजेस क्लाइमेट चेंज कहें, एनवायरमेंटल रीजंस कहें, हमारा खान पान कहें, और अब आप कितना भी सोचें आपको लगता है बचेंगे कैसे इससे। ये अच्छा खा रहे हैं, दूध नहीं तो पानी नहीं तो फल नहीं तो अनाज, बचेंगे कहाँ आप एडल्ट्रेशन से, पेस्टिसाइड से, खराब सेहत वाले फूड से कैसे बचेंगे? तो चिंता तो हम सबकी साझा है ये, और जो क्रांति मुझे लग रहा है कि आपके नेटवर्क के थ्रू जो हो रही है, वो क्रांति का असर और थोड़ा सा वो आवाज़ जो है वो नीति निर्माताओं तक ज़रूर पहुँचे, और इस संवाद की प्रक्रिया को हम वहाँ पर भी और सुदृढ़ कर पाए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सार्थक पहल हमारी ओर से हो सकती है। आपने इतना समय दिया, और बातें बहुत सारी है कहने को, बहुत सारा एनालिसिस है अपने पास में,
लेकिन मुझे लगता है कि इस निचोड़ में ये बात सारी आ गई होगी। बहुत एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, लेकिन मूल बात जो है वो मुझे लगता है कहने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया।